हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? तो जैसा कि अपना सोइल साइंस का फंडामेंटल बैच अपन ने स्टार्ट किया हुआ था, तो उसी बीच आज अपना लेक्चर नंबर 25 इसका होने वाला है। ठीक है, अपने लेक्चर नंबर जो 24 था उसके अंदर अपन बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हमने बात कर ली थी सॉइल कोलर्स के बारे में, सॉइल कोलर्स के टाइप्स के बारे में, सॉइल कोलर्स क्या होते हैं। बिल्कुल अपन 3D जो इसके डायग्राम थे, बिल्कुल जो टाइप्स के इल्मेनाइट वगैरह, इलाइट, वर्मिकुलाइट, इनका सबका बिल्कुल कंप्लीट डायग्राम से अपन अपन ने यहाँ पर समझ लिया था। और भी कोई स्टूडेंट यदि अभी वीडियो नहीं देखे हो तो उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि वो वीडियो से लिंक करते हैं, क्योंकि अब इसका हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो पार्ट 2 होने वाला है इसमें हम इसकी इंपोर्टेंस वगैरह देखेंगे, आयन एक्सचेंज देखेंगे, उसके फैक्टर देखेंगे, क्योंकि आयन एक्सचेंज जो फिनोमिना है बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है अपने कॉलेज के अंदर। ठीक है, और कैसे ये आयन एक्सचेंज होता है, और इससे पहले ये भी पढ़ेंगे कि कैसे जो अपने क्ले पार्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर मैंने बताया था कि सरफेस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो वो चार्ज भी कैसे डेवलप होता है उसका अपन यहाँ पर रीजन के साथ में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बनी रहिए और भी अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट हो। हम यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस लेके आ रहे हैं, और जैसा आपको यदि अच्छे से प्यार बना रहा है तो हम और भी यहाँ पर फंडामेंटल बैच में इस कंप्लीट होने के बाद लेकर जरूर आऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन टॉपिक पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जो अपना सोइल कोलर्स होते हैं उसके ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम अमाउंट पे पाया जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने वहां पर बताया था, लेकिन आज अपने कुछ चीज को समझना है कि सर ये नेगेटिव चार्ज आता कहाँ है। आपने बता के निकल के आप बोलते हो कि आपको बिल्कुल हर चीज यहाँ पर बताई जाएगी एक एक बिल्कुल रीजन के साथ, तो उसका रीजन मैं आपको इस आज के लेक्चर में देने वाला हूँ। ठीक है, तो चार्ज चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कोलर्स, तो नेगेटिव चार्ज मैंने वहां पर बताया था, वो तो ये तो दोनों चार्ज होते हैं, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में वहां पर कौन सा चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। उसका भी रीजन आज अपन देख लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर दो रीजन होते हैं, एक होता है ओपन क्रिस्टल एज। ओपन क्रिस्टल एज का मतलब क्या क्या होता है सर, वो बता दीजिए हमें। बिल्कुल, ये मैंने वहां पर आपको बताया था कि वहां पर जो शीट होती है वहां पर टेट्राहेड्रल शीट होती है, ऑक्टाहेड्रल शीट होती है। ठीक है, तो जिसके अंदर टेट्राहेड्रल शीट होती है उसके अंदर सिलिकॉन पाया जाता था, उसी के साथ में ऑक्टाहेड्रल शीट होती थी उसके अंदर एल्यूमिनियम पाया जाता था। वहां पर डायग्राम के साथ मैंने आपको बता दिया था, उसके अंदर लेयर फॉर्म होती थी। तो ये यहाँ पर मैं आपको एक लेयर दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के मैंने सिलिकेट बताया था आपको, 1:1 टाइप के सिलिकेट, 2:1 टाइप के, उसके बाद 2:2 टाइप के सिलिकेट। तो उसके अंदर मैंने लेयर भी बताया था, उसी साथ में यहाँ पर मैं एक लेयर की बात करने वाला हूँ आपको नेगेटिव चार्ज समझाने के लिए। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन की वैलेंसी होती है, जैसे कि इसके ऊपर चार्ज होता है, फोर फोर होता है। ठीक है, तो फोर चार्ज होता है, तो फोर चार्ज को ये क्या करता है, बैलेंस करने के लिए हर अपनी अपनी टेंडेंसी क्या होती है, अपन भी स्टेबल होने के लिए अपन क्या करते हैं, जॉब करने करते हैं, पैसे कमाते हैं ताकि अपन स्टेबल हो सके। वैसे ही जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स एलिमेंट्स भी स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, स्टेबल हो तो होना ही है। तो यहाँ पर ये स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, या तो किसी से अपना चार्ज शेयर करते हैं, या किसी से बॉन्डिंग करके अपना जो वैलेंसी होती है उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो वैलेंसी को बैलेंस होने के बाद ये क्या, जितनी भी जो आयंस होते हैं क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाती है। यदि बैलेंस ही नहीं होगी, इनकी स्टेबल नहीं होगी, तो ये क्या करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसी को अपन बोलते हैं आयन एक्सचेंज, जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये लेयर एक लेयर बता दिया, तो ये अपनी एक लेयर है। ठीक है, तो इस लेयर के ऊपर अब जैसे चार वैलेंसी है तो चार ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा, तो चार ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा, तो जो एज के ऊपर बॉन्ड है, मतलब लास्ट कोई भी पार्टिकल होगा उस पार्टिकल का एक पर्टिकुलर साइज होगा, तो उसकी एक सरफेस भी होगी। मैंने बताया था प्रॉपर्टी में कि सरफेस, इसका सरफेस एरिया भी अच्छा होता है साइज के अकॉर्डिंग। तो अब एरिया होगा तो लास्ट में जो एज के ऊपर, मतलब बाहरी जो एज के ऊपर आपको जो चार्ज दिखाई देगा वो चार्ज होता है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज डेवलप कैसे होता है उसकी बात करते हैं, क्योंकि ये अनसेटिस्फाई वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन होता है ना, इससे जैसे यहाँ पर कोई भी जुड़ सकता है, जैसे H प्लस आके जुड़ गया, लेकिन पीएच चेंज होगी, जैसे कुछ ऐसा कुछ फिनोमिना हुआ कुछ अपनी सोइल के अंदर, वहां पर यदि H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो H प्लस इससे आगे कनेक्ट हो जाएगा, और यदि H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो गई तो क्या होगा, ऑक्सीजन माइनस यहाँ से H प्लस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर अपने को नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, इसलिए जो ओपन क्रिस्टल एज होते हैं, जो बाहर वाले जो एज के ऊपर जो मतलब पाए जाते हैं अपनी जो चार्ज, वो पीएच डिपेंडेंट होते हैं। पीएच डिपेंडेंट मतलब होंगे तो सीधी सी बात है, जैसे पीएच कम होगी, मतलब सोइल के अंदर पीएच कम हो गई, पीएच कम होने से क्या होता है, जो H प्लस होता है ना, SiO3 माइनस से पीएच पीएच कम हो गई, मतलब क्या हुआ, ये H प्लस जो सोइल के अंदर यहाँ पर पड़े हुए थे मीडियम के अंदर, ये H प्लस क्या किए, जो यहाँ पर ऑक्सीजन है उन ऑक्सीजन से जाकर के बाइंड हो गए और यहाँ पर SiOH का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो SiOH का फॉर्मेशन कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, ये H प्लस कनेक्ट हो गए। उसके बाद यदि सोइल के अंदर वापस से पीएच यदि ज्यादा हो गई, ज्यादा होने का मतलब क्या हो रहा है, ये यहाँ पर डिसोशिएट हो रहा है, यहाँ पर कोई भी मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल है, जैसे OH माइनस अपने को मीडियम में मिल गया यहाँ पर, तो ये OH माइनस आएगा और OH माइनस आके इसको H प्लस को बोलेगा कि भाई मेरे साथ चल, और ये ऑक्सीजन
OH माइनस इस H प्लस के साथ बॉन्डिंग करके, और ये जो H प्लस होता है ये SiO4 में Si के साथ अपनी वफादारी करके किसके साथ चला जाता है, OH के साथ चला जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, H2 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, SiO माइनस डेवलप हो जाता है। तो ऐसे ये फिनोमिना क्या होते हैं सोइल के अंदर चलते रहते हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग रिएक्शन चलते रहते हैं। कभी तो और भी बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पर होते हैं, जैसे H प्लस के अलावा यहाँ पर एल्यूमिनियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है। तो बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पर होते हैं। तो उन पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर अपने को क्या दिखाई देता है, नेगेटिव चार्ज दिखाई देता है। किसकी बात किया मैंने, ओपन क्रिस्टल एज। ठीक है, अब आप बोले कि सर ये बात हो गई, वहां पर मैंने और चीज बताया था आपको कि एक लेयर यहाँ पर जैसे 1:1 टाइप है, तो ऐसे अलग अलग लेयर और पाए जाएंगे, और लेयर पाए जाएंगे। तो लेयर लेयर के बीच में क्या होगा, सेम चार्ज होने की वजह से क्या होता है, रिपल्सन वगैरह होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया भी था, इसके कैविटी के अंदर ही आकर के और अलग पार्टिकल, जैसे मैंने बताया था कि आपको जो मोनोलाइट था उसके अंदर H2 यहाँ पर फंस जाता था, या जो कैविटी होती थी बीच के अंदर उसके अंदर H2 फंस जाता था। ठीक है, उसके साथ में जो इलाइट बताया था मैंने, उसके अंदर पोटेशियम वगैरह आता था। तो ये जब चार्ज अंदर आते हैं तो इसकी वजह से भी यहाँ पर चार्ज डेवलप होते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब मैंने आपको बताया, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये स्लाइड में बताया, तो यहाँ पर जो कैविटी होगी, यहाँ पर जैसे एक एक टेट्राहेड्रल लेयर होगी। ठीक है, उसी के साथ में दूसरी ऑक्टाहेड्रल लेयर होगी, और इसके बीच में यहाँ पर टेट्राहेड्रल और यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर जो स्पेस मिलता है, इस स्पेस के अंदर ही जैसे क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर मैग्नीशियम है और इसको रिप्लेस कर दिया तो कैल्शियम कर दिया, या कुछ और दूसरा यहाँ पर मतलब एल्यूमिनियम 3+ था, उसको आकर मैग्नीशियम कर दिया। मतलब अदर जो भी कैटायन आया यहाँ पर रिप्लेस करेगा, तो रिप्लेस करेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर भी चार्ज था नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर रिप्लेस करेगा तो सीधी बात है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, जनरेट होगा। तो ये जो कैविटी वाला चार्ज होता है ये जनरेट होता है, लेकिन ये जो जनरेट हुआ किसकी वजह से हुआ, अदर जो कैटायन थे उसके एक्सचेंज से हुआ। जब अदर कैटायन के एक्सचेंज से होगा तो पीएच पे डिपेंड नहीं किया, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं पीएच इंडिपेंडेंट। जो चार्ज अपने को प्रोवाइड होता है वो किसकी वजह से होता है, आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन। तो भी जीआरएफ के स्टूडेंट है उनको ये बिल्कुल रीजन याद रखना है, और जितनी भी है तो जितनी भी अदर अपन फंडामेंटल के बेसिस पे आप डायरेक्ट याद भी रख लोगे कि आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन, उसी के साथ में ओपन एज की वजह से ही अपने ऊपर जो अपनी जो सॉइल कॉलर्स होते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, उसी के साथ में परमानेंट चार्ज होता है, क्योंकि जब पीएच पर डिपेंड ही नहीं है तो वहां पर कोई ऐसा मतलब कोई फिनोमिना हो रहा है कि H+ मिल रहा है H+ की वजह से, OH- की वजह से, मतलब इनके टूटने की वजह से कुछ एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, तो चार्ज कैसा होता है, परमानेंट चार्ज यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि मेनली जो अपनी सोइल के अंदर अपने को देखने को मिलता है एसिडिटी वगैरह, बेसिडिटी वगैरह, किसकी वजह से देखने को मिलता है अपने को, H+ वगैरह, OH- क्योंकि ये जो H2 होता है, क्योंकि ये मतलब अदर अपनी रिएक्शन फॉर्म यहाँ पर दिखाता रहता है। ठीक है, उसके साथ में बात करता हूँ आप नेक्स्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है सोइल कॉलर्स का, वो होता है आयन एक्सचेंज के बारे में। ठीक, तो आयन एक्सचेंज क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। आयन एक्सचेंज के पढ़ने के लिए मैंने आपके लिए एक रेफरेंस के लिए फोटो यहाँ पर देखा है, तो इसके अंदर आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से समझाता हूँ क्या है आयन एक्सचेंज। तो सबसे पहले अपनी जैसे रूट एयर है मेरे पास, ठीक है, तो रूट एयर के अंदर कोई भी जैसी रिएक्शन हुई H2 CO2 मिलकर H2CO2 कार्बोनिक एसिड बनाया। ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, थोड़ा मतलब अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करता है, जैसे जैसे सोइल के अंदर गया या तो यहाँ पर क्या करता है HCO3- एंड H+ में टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी रूट एयर है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती रहती है, तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन से बहुत सारे एसिड H+ रिमूव होते हैं। तो H+ रिमूव होते हैं, सोइल के अंदर H+ रिमूव हुआ। ठीक है, तो वो H+ आया, ये किसके पास आया, सोइल पार्टिकल्स के पास आया। ये सोइल पार्टिकल्स है। ठीक है, सोइल पार्टिकल्स के पास, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो सोइल पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर कॉलर्स वगैरह होंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा अधिक ज्यादातर अमाउंट में। और इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए इनको क्या क्या रहेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होंगे, जैसे H+ हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे ही H+ आया तो H+ आकर के किससे बाइंड हो गया, नेगेटिव चार्ज से हो गया। क्योंकि मेरा जो रूट एयर था, मेरा प्लांट था, उसको किसकी रिक्वायरमेंट थी, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट थी। तो ये यहाँ पर लेयर से क्या किया, कैल्शियम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर दिया, रूट एयर से एब्जॉर्ब कर दिया कैल्शियम को। तो सीधी सी बात है, ये अपने आप को स्टेबल रखने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर जो H+ पड़े हैं उसको क्या कर लेगा, यहाँ पर बाइंड कर लेगा अपने साथ। तो जो ये फिनोमेना चल रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का एक्सचेंज होना या नेगेटिव चार्ज का एक्सचेंज होना, यही फिनोमेना जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, आयन एक्सचेंज। इतना समझ में आया। ठीक है, और ये आयन एक्सचेंज किसके द्वारा दिया गया था, हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे थॉमसन, तो उनके द्वारा यहाँ आयन एक्सचेंज दिया गया था। तो सरफेस रिएक्शन है,
ये जो सोइल पार्टिकल्स है, रूट एयर है, तो इनके सरफेस के ऊपर ऊपर ये होती हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, सरफेस सरफेस रिएक्शन या सरफेस फिनोमेना के नाम से भी जानते हैं। उसके साथ में रिवर्सिबल होती है, बिल्कुल रिवर्सिबल होती है, क्योंकि ये क्या होता है, एज जुड़ भी सकता है, टूट भी सकता है, मतलब ये प्रोसेस चलती रहती है, मतलब ऐसा रुकता नहीं है, ऐसे नहीं कि जुड़ गया तो यहाँ से निकलेगा नहीं, तो ऐसा मतलब इनरिवर्सिबल रिवर्सिबल होती है, मतलब चेंजेस होता रहता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कैटायन का भी एक्सचेंज होता है, एनायन का भी एक्सचेंज हो जाता है, तो इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज। लेकिन मोस्टली अपन को देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है, कैटायन एक्सचेंज। क्यों देखने को मिलता है, मैंने बताया कि मैक्सिमम जो चार्ज अपने सोइल पार्टिकल्स होते हैं, कोलिड्स बोलते हैं, वो नेगेटिव चार्ज होता है। सीधी सी बात है, जो नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको एक्सचेंज करने के लिए कौन सा कैटायन जाएगा, अपना सॉरी, जो कैटायन जो चार्ज में होगा, कैटायन जाएगा उसको एक्सचेंज करने के लिए। इसलिए जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज होता है, इसकी अपन बात यहाँ पर ज्यादा करते हैं, तो इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले भी है, ठीक है। उसी के साथ में एक यहाँ पर आपको लिए लाइन है कि क्ले सोइल हैविंग हाई एक्सचेंज कैटायन एज कंपेयर टू सैंड सोइल। बिल्कुल, क्योंकि सैंड सोइल के अंदर सैंड की अमाउंट ज्यादा होगी, जब क्ले के अंदर क्ले मिनरल्स होंगे उनकी अमाउंट ज्यादा होगी। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो क्ले सिलिकेट्स होते हैं, क्ले मिनरल्स होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मिलता है अपने को, जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है उसकी जो ऊपर कैटायन जो एक्सचेंजेबल कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कहीं भी आपको यदि देखने को मिले क्ले सोइल यदि ज्यादा अमाउंट में मिल रही है, तो सीधी सी बात है उसके अंदर क्या होगी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, ठीक है। क्यों होने वाली है वो मैंने बताया, क्योंकि सिलिकेट, इसमें क्ले सिलिकेट पाए जाते हैं, केलिनाइट, इलोनाइट, मोनोमोनाइट सब पाए जाते हैं, तो उनकी वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा अमाउंट में होगा, तो इनके ऊपर, इनके पास जो कैटायन जो होते हैं, कैटायन ज्यादा जाएंगे अपनी एक्सचेंज करने के लिए, तो सीधी सी बात है कैटायन जो एक्सचेंजेबल कैपेसिटी होगी किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पर क्ले पार्टिकल की या क्ले सोइल की ज्यादा होने वाली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी रिप्लेसमेंट पावर की, ठीक है। जैसे मैंने आयन एक्सचेंज में बताया, तो इसके अंदर रिप्लेस करने की पावर होगी ना, अपने आसपास भी देखते हैं, अपने सट्टे कट्टे होते हैं जो अपने को मार के अपने को रिप्लेस कर सकते हैं, अपने को हरा सकते हैं, तो ऐसे ऐसे इनके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में क्या कर सकते हैं, जिसकी पावर ज्यादा होती है, सीधी सी बात है वो दूसरे को जल्दी रिप्लेस कर देगा। तो वैसा ही यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो H प्लस और एल्यूमिनियम होते हैं, तो जो पावर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वैलेंसी से, जिसकी वैलेंसी यदि ज्यादा होगी, ठीक है, वैलेंसी ज्यादा होगी मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब बोल रहा है कि मेरे को पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, कि मेरे को ज्यादा नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव अट्रैक्ट किसको करेगा, जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो सीधी सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज का। लेकिन यहाँ पर जो H प्लस आयन होता है, ये एक्सेप्शन होता है, इसकी जो सबसे ज्यादा होती है, मतलब लगभग एल्यूमिनियम रिप्लेसमेंट पावर होती है एल्यूमिनियम के आसपास होती है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसको स्टार मार्क, यदि डायरेक्ट ऑर्डर भी बहुत बार पूछ लेते हैं तो वो भी आपको याद रखना है यहाँ पर। उसी के साथ में एनायन की भी याद रखना है कि OH माइनस H2 और 3 SO4 2 माइनस NO3 माइनस, वही सेम किसकी वजह वैलेंसी के हिसाब से यहाँ पर अपने आपको देखना है। लेकिन एक याद यहाँ पर रखना है आपको H प्लस को लेकर के, H प्लस एंड एल्यूमिनियम की जो होती है वो लगभग सेम होती है, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होने वाली है। वैसे उसके बाद आप वैलेंसी से आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर को सेट कर सकते हो, वैलेंसी कम हो रही है तो सीधी सी बात उनकी क्या हो रही है, रिप्लेसमेंट पावर भी क्या हो रही है, कम हो रही है, जबकि इसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपको याद रखना है OH माइनस का, तो आपको H प्लस और OH माइनस का, तो ये दोनों जो पॉइंट है ये आप इसको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ सोइल कोलिड्स। अब आप सर इतनी बात बता रहे हो तो इसकी इतनी क्या इंपॉर्टेंस हो रही है, वो बता दो। सीधी सी बात, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होगी, क्योंकि H प्लस OH माइनस अच्छा खासा यहाँ पर एक्सचेंज कैपेसिटी खेलते हैं, तो सीधी सी बात जो सोइल कोलिड्स होते हैं उनको पार्टिकल बहुत कम होता है, जब पार्टिकल कम होगा तो यहाँ पर अपने को जो पोर्स स्पेस पाए जाते हैं, जो पोर्स स्पेस अच्छा खासा मिलेगा, तो पोर्स स्पेस अच्छा खासा मिलेगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, अब वो भी बता दो सर हमारे को। तो जो सोइल कोलिड्स होंगे, जैसे मैंने ले लिया, मेरे पास 1 सेंटीमीटर एरिया है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। अब मेरे पास पार्टिकल सोइल कोलिड्स का क्या साइज बहुत कम होता है, ठीक है, मैंने बताया था 0.002 mm से सोइल पार्टिकल्स का साइज होता है, और एक मेरे पास पार्टिकल मेरे पास बड़े बड़े हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं छोटे छोटे पार्टिकल डालूंगा, ठीक है, तो छोटे छोटे पार्टिकल डालूंगा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, मतलब सेम एरिया में, और यही मेरे पास 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैं बड़े बड़े पार्टिकल डालूंगा, ठीक है। तो बड़े बड़े पार्टिकल डालूंगा तो यहाँ पर मेरे को जो पोर स्पेस दिया गया 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो पोर स्पेस एरिया जो दिया जाएगा वो मेरे को मैक्सिमम प्रोवाइड होगा, जबकि यहाँ पर मेरे को पोर स्पेस जो होगा वो कम प्रोवाइड होगा। उसी साथ में यहाँ पर पोर स्पेस का साइज ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो वाटर होगा स्टे नहीं करेगा, तुरंत वो क्या हो जाएगा, लीचिंग लॉसेस वगैरह क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल साइज ज्यादा है और जो पोर्स स्पेस है वो ज्यादा है, पोर का जो साइज है सॉरी वो ज्यादा है, तो उससे पानी सीधा क्या जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा, नीचे नीचे चला जाएगा, तो सीधी सी बात वहां पर जो वाटर है होल्ड नहीं करेगा। जबकि यहाँ पर पार्टिकल बहुत छोटे हैं, यहाँ पर पोर स्पेस की जो परसेंटेज है वो काफी अच्छी अमाउंट में है, और जो साइज है पोर का साइज कम है, लेकिन पोर के जो नंबर ऑफ पोर है मतलब वो क्या है, ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो सीधी सी बात है वहां पर क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
इसी के साथ में अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होंगे, क्यों होंगे सर? बिल्कुल, अपन जो बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स की तो अपन क्या बात करते हैं? इन्हीं की बात करते हैं, कैटायन, एनायन की बात करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यही अपने लिए न्यूट्रिएंट है ना। तो सीधी-सी बात है, जब मेरे पास चार्ज ज़्यादा है, मेरे पास मतलब चार्ज ज़्यादा होगा, तो चार्ज ज़्यादा होगा मेरे पास, वहाँ पर जो कैटायन वगैरह होंगे, एनायन्स वगैरह होंगे, इन जो किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं यहाँ पर? चार्ज की फॉर्म में पाए जाते हैं, जो अपने प्लांट को मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, वहाँ पर इसका जो अमाउंट होगा, वो न्यूट्रिएंट का अमाउंट भी क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। उसी के बाद में मैंने बता ही दिया आपको, सी इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसकी क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसी के बाद में स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, जब यहाँ पर पार्टिकल पड़े, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अच्छा खासा क्या करेगा, जैसे मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनको क्या करेगा, अच्छे से बाइंड करके रखेगा। तो सीधी सी बात है, बाइंड कर रख के रखेगा, तो स्टोरेज कैपेसिटी मेरी क्या होगी, यहाँ पर न्यूट्रिएंट की अच्छी खासी होगी। इसके साथ बाइंड ऑफ पार्टिकल क्या होगा, ज़्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज अच्छी खासा है, तो यहाँ पर पार्टिकल को बाइंड करके यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर रखता है आपस में, क्योंकि आयन एक्सचेंज कैपेसिटी अच्छी खासी है, तो आपस में जो आयन का जो वैलेंसी खेलते हैं, उसकी वजह से इनकी बाइंडिंग भी क्या होती है, अच्छी खासी होती है। उसके बाद में सॉइल फर्टिलिटी भी अच्छी है। सीधी बात है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा होगा, तो इसकी फर्टिलिटी भी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। ठीक, तो ये सब एक दूसरे से लिंक करते हैं, और लिंक करते हैं वो किससे करते हैं, सरफेस चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जो होता है, ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, एक नोट है आपके लिए कि कैटायन एक्सचेंज इज द बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक इलेक्ट्रोकाइनेटिक थ्योरी। इसके क्योंकि इलेक्ट्रो वर्ड आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब यहाँ पर आयंस की बात कर रहे हैं, तो आयंस की बात यहाँ किसके अंदर कर रहे थे, कैटायंस वगैरह, एनायंस वगैरह, तो वहां पर भी कौन खेलता है, इलेक्ट्रॉन खेलते हैं। और काइनेटिक थ्योरी मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मूवमेंट करके जाते हैं। मतलब ये यहाँ पर H प्लस पढ़ता है, यहाँ पर कैल्शियम 2 प्लस पढ़ा है, और यहाँ पर सोइल का पार्टिकल्स है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से क्या किसके पास जाएगा, तो एक मतलब मूवमेंट से जाएगा, तो उसके बाद उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर काइनेटिक। इसके बाद इलेक्ट्रो एंड काइनेटिक थ्योरी के बेस्ड होता है कौन, कैटायन एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। तो इसकी यूनिट की बात करें, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वो ही है, क्योंकि कैटायन का क्या करना, एक्सचेंज करना। तो कैपेसिटी मतलब जितना ज्यादा मतलब वो करेगा, एक्सचेंज करेगा, तो उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, तो उसी को क्या बोलते हैं, सी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो यूनिट की बात करते हैं इसके अंदर, तो इसकी यूनिट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसकी यूनिट पूछी गई है, स्टार मार्क करके इसकी यूनिट आप लिख लेना बिल्कुल। तो ये यूनिट होती है इसकी होती है कूलाम। कूलाम मोल पॉजिटिव आयन, मतलब कैटन की बात करते हैं, तो पी प्लस, उसके बाद में इन वो केजी इनवर्स है, इसको अपन केजी -1 के नाम से, केजी इस टाइप से इसको दर्शाते हैं। उसके बाद बोलते हैं सेंटीमोल पर केजी, और इसी को बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल। ये भी इसकी यूनिट होती है। आपको याद रखना अच्छे से, यदि अच्छा टीचर थोड़ा एडवांस में पेपर बनाएगा, तो आपको ये यूनिट भी दे सकता है, मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम पर सॉइल। आप मैं तो ये पढ़ के आया हूँ, इसको भी आप याद रखना। ओनली क्ले पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज, मतलब मैक्सिमम जो चार्ज अपने को देखने को मिलता है किसके ऊपर, पार्टिकल, तो उसके ऊपर ही अपने को क्ले के अंदर क्या मिलती है, अपने को एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम टाइप में भी पढ़ा दिया था आपको कि वर्मिकुलाइट होता है, तो सबसे ज्यादा एक्सचेंज कैपेसिटी दर्शाता है। क्यों दर्शाता है, उसका रीजन मैं बता देता हूँ, कि जो मैंने लास्ट आपको स्लाइड में बताया, आइसोमोर्फिक सब्स्टिट्यूशन। इस आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन, ये आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, ये वर्मिकुलाइट में ज्यादा होता है, और वर्मिकुलाइट में ज्यादा होता है तो वो क्या होता है, पीएच इंडिपेंडेंट होता है, परमानेंट चार्ज होता है। तो अपने जो सोइल पार्टिकल जो होते हैं वर्मिकुलाइट, उनके पास परमानेंट चार्ज बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए इसकी जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जितने भी जीआरएफ के बच्चे हैं वो ये अपनी याद रखना, इसको आप अपनी भाषा में, आप अपनी लैंग्वेज में इसको नोट करके भी रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर की बात करते हैं, तो जिसमें आता है सोइल टेक्सचर की बात करते हैं। फैक्टर किसकी बात करेंगे, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के ऊपर फैक्टर, मतलब कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो सीधी सी बात है, सोइल टेक्सचर की बात करते हैं कि साइज यदि ज्यादा होगा तो सीईसी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, मतलब अपोजिट यहाँ पर रिलेशनशिप होता है। अब वो क्यों होता है वो समझ लेते हैं। साइज ज्यादा होने का मतलब मेरे पास जो सोइल कोलोइड्स हैं, सोइल पार्टिकल्स हैं, उनका साइज ज्यादा है, तो सीधी बात है, मेरे पास यदि साइज होगा तो मेरे पास जो एक मतलब पर्टिकुलर एरिया, कोई भी अपन किसी भी चीज का मतलब अपने को मेजर करना है, तो एक पर्टिकुलर यूनिट लेते हैं, उसका दूसरी यूनिट से क्या करते हैं, अपन कंपेयर करते हैं, उसके लिए अपन एरिया डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने ये एरिया ले लिया, अब यहाँ पर अपन साइज बहुत ज्यादा होगा, तो सीधी बात है, साइज बहुत ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, जितने भी अपने पार्टिकल्स वो कम होंगे, और साइज छोटा होगा तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ सॉइल कोलोइड्स या नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, जब नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जब साइज ज्यादा है तो वहां पर पार्टिकल्स कम है, तो वहां पर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। उसके तो देख भी सकते हो आप, वो सैंडी सॉइल होते हैं, उसका 5 से 10 होता है अपना सीईसी। उसी के साथ में लोमी सॉइल का 15 से 20 होता है। उसी के साथ में क्ले सॉइल की बात करें तो उसका कितना होता है, 15 से 30 होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि साइज बढ़ने पर क्या होता है, सीईसी कम होता है। उसको मैंने रीजन भी आपको यहाँ पर बता दिया।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ क्ले पार्टिकल। बिल्कुल, क्ले पार्टिकल अमाउंट की मतलब जितने ज़्यादा क्ले पार्टिकल होंगे तो सीधी बात है नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो उसके जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर में जैसा कि बताया, ऑर्गेनिक मैटर मैंने लास्ट सोइल कोलोइड्स वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो जो सोइल कोलोइड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के बताया था, इनऑर्गेनिक एक ऑर्गेनिक कोलोइड्स। ऑर्गेनिक कोलोइड्स में मैंने बताया था ऑर्गेनिक मैटर में जिसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है, ठीक है। तो ह्यूमस जो होता है इसकी मैंने वहाँ पर आपको सीएचसी का भी मतलब डाटा बताया था कि 150 से लेकर के 300 सबसे ज़्यादा जो सोइल कोलोइड्स के अंदर जो सीएचसी होती है वो किसकी होती है, इसकी ह्यूमस की होती है, क्योंकि इसका बहुत माइनर छोटे-छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं ह्यूमस के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से जो सीएचसी होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जितनी ज़्यादा अपना ऑर्गेनिक मैटर यदि ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है ह्यूमस ज़्यादा होगा, और ऑलरेडी ह्यूमस की जो सीएचसी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं सॉइल पीएच की बात करते हैं, तो पीएच ज़्यादा होगी तो सीएचसी ज़्यादा होगी, उसके बाद पीएच कम होगी तो सीएचसी कम हो जाएगी, ये बिल्कुल इसके साथ में चलता है, ठीक है। तो ज़्यादा है पीएच तो क्या हो जाएगा, सीएचसी ज़्यादा होगी। अब ये कैसे सर बोल रहे हो आप, बिल्कुल, बिल्कुल समझाता हूँ। पीएच पीएच ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, मेरे पास क्या हो रहा है, तो जो मीडियम होगा कौन-सा होता है, हो गया यहाँ पर बेसिक मीडियम हो गया। बिल्कुल सर, आप बोल रहे हो बेसिक मीडियम होगा। तो बेसिक मीडियम हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, जो बेसिक मीडियम है इसके अंदर OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब OH माइनस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन है अपने वो क्या होंगे, ज़्यादा एक्सचेंज करेंगे। तो ज़्यादा एक्सचेंज करेंगे तो सीधी-सी बात हो गया, क्या होगा, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, एक और यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है परसेंटेज बेस्ड सैचुरेशन। बहुत बार आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि परसेंटेज बेस्ड सैचुरेशन क्या होता है, पीबीएस, इसकी बात करते हैं। तो परसेंटेज बेस्ड सैचुरेशन क्या होता है कि टोटल बेस जो कैटायन होते हैं अपने सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं उसको क्या बोलते हैं, अपन परसेंटेज बेस्ड कैटायन बोलते हैं। तो जो परसेंटेज बेस्ड कैटायन होता है, सीधी सी बात, अपन जैसे बात करते आ रहे हैं कैटायन के बारे में बहुत ज्यादा, तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली पीएच के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी, मतलब पीएच बढ़ना मतलब क्या हो रहा है, अपना मीडियम क्या होता है, बेसिक मीडियम हो रहा है। जब बेसिक मीडियम हो रहा है, सीधी सी बात है कि सर वहाँ पर अपने को क्या बोलेंगे, बेसिक जो कैटायन होते हैं वो अपने को ज़्यादा मिलेंगे। तो जब बेसिक कैटायन ज़्यादा मिलेंगे तो उसकी परसेंटेज बेस्ड सैचुरेशन जो होती है वो क्या हो जाएगी, अपनी ज़्यादा हो जाएगी। इसका ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो, नोट करें, बहुत बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है फॉर्मूला। पीबीएस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बेसिक कैटायन जिसको अपन एच से डिनोट करते हैं और पीबीएस को वी से डिनोट करते हैं। उसी के साथ में अपोन में क्या करेंगे, टोटल ईसी मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, टोटल जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वहाँ पर उसको अपन टी से डिनोट करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई, तो ये जो अपने आएगा यहाँ पर परसेंटेज के अंदर अपने को प्रोवाइड होता है कौन सा, पीबीएस। तो ये आप याद भी रख लेना कि आपको जो पीबीएस की यूनिट क्या होती है, तो आपने अपने को किसके अंदर मिलता है, परसेंटेज के अंदर मिलता है, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ये भी डायरेक्ट कभी पूछ लिया तो आपसे, ठीक है। तो याद रखना वी बराबर एस अपॉन में टी इंटू 100। तो ये किसका फॉर्मूला है अपना, परसेंटेज बेस सैचुरेशन। परसेंटेज बेस सैचुरेशन क्या बताया मैंने आपको, जितनी ज़्यादा बेसिक कैटायंस अपने अंदर सॉइल के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो जो उसकी जो टोटल जो बेसिक कैटायंस होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, परसेंटेज बेस सैचुरेशन बोलते हैं। जैसा कि बताया कि पीएच के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, पीएच पे बिल्कुल डिपेंड करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब एसिडिक होगा तो एसिडिक होगा तो एसिड जो आयन होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो एसिडिक कैटायन ज़्यादा होंगे तो सीधी सी बात है वहाँ पर परसेंटेज बेस सैचुरेशन क्या होगा, कम होगा। तो वहाँ पर जो परसेंटेज बेस सैचुरेशन वहाँ कितना मिलता है आपको, 50% से कम देखने को मिलता है, ठीक है। जब हम न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल का 50 से 90, तो ये आप डाटा याद रखो, सिर्फ 50 से 90। जैसे एसिडिक में चला जाओगे, जैसे मैंने आपको बता दिया कि बेस सैचुरेशन होता है तो पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पीएच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पीएच का कम होना मतलब एसिडिक होना, और एसिडिक होना मतलब क्या हो जाएगा, 50 से कम। उसी के साथ में क्या हो जाएगा, 50 से मतलब 90 से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम लिमिट यह होगी 90 से 50, ये इसके बीच में क्या न्यूट्रल, इससे इधर की साइड जाएंगे मतलब कम की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगी। और 90 से ज़्यादा की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीडियम जो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, क्योंकि पीएच क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी डायरेक्टली। तो ये डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है ये आप याद रखना है यहाँ पर, तो इससे आपके ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा रटना नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों से लिंक करना है, और लिंक करोगे आपको बिल्कुल लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ें यहाँ पर याद रहने वाली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दो नोट, इस नोट में आपको मैं 2 पॉइंट बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, ईआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एरिड क्लाइमेट होता है उसका पीबीएस ज़्यादा होता है, और जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है उसका पीबीएस कम होता है। अब कैसे होता है वो भी आप देख लो। जब एरिड क्लाइमेट, मैंने लास्ट टाइम भी आपको पढ़ाया था, यहाँ पर सोइल के बारे में पढ़ाया था, सोइल फॉर्मेशन की जो स्टेप बताया था, सोइल फॉर्मेशन की जो रिएक्शन वगैरह पढ़ाया था, वहाँ पर बहुत अच्छे कंसेप्ट में बताया था आपको। यदि कोई स्टूडेंट अभी नहीं देखे हो, आप जाकर हमारी कंप्लीट वीडियो देख लो, पूरा सीरीज बना दिया मैंने फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर की, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो कहीं भी आपको इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिंक से आपको प्ले लिस्ट में जाना है और वहाँ से आपको
पूरी वीडियो देख लेना है अच्छे से, बिल्कुल आपके एक-एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि बुक्स वगैरह में बहुत सारे कंटेंट मिल जाएँगे, लेकिन आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाना है, आपको समझाने समझ में कंसेप्ट आना वो ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि बाकी बुक्स तो मैं भी पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर दूँगा, लेकिन वो इतना काम नहीं है जितना आपको समझने में चीज़ें आसान रहेगा, ठीक है? एरिड क्लाइमेट मतलब एरिड से आपको दिमाग में आना चाहिए सर एरिड क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर जो वाटर वाटर की अपने को क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। जब वाटर की कमी देखने को मिलती है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि जब भी वाटर की सॉइल के अंदर कमी देखने को मिलती है, तो वहाँ पर एक क्या होता है कि जो नीचे जब डेप्थ में ज़्यादा पानी होगा, तो डेप्थ में पानी होता है, उसको क्या करते हैं, अपना ऊपर आता है। ये पानी जो आता है मतलब बहुत डेप्थ में पानी होता है, डेप्थ में क्या होता है सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है और ये सोल्ट के साथ में क्या करता है H2O को डिज़ोल्व करके, ये H2O को डिज़ोल्व करके ये क्या करता है अपर सरफेस पे लेके आता है। तो अपर सरफेस पे आता है तो एरिड कंडीशन होगी, एरिड क्लाइमेट है मतलब टेम्परेचर क्या होगा, क्लाइमेट का टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो वाटर आया अब किसके थ्रू सॉल्यूशन बन के सोल्ट के साथ मिक्स होकर के यहाँ पर आया, तो ये क्या करता है यहाँ पर लेकर तो आ गया इसको कौन H2 बोला सोल्ट को कि चल दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब यहाँ पर इसको लेकर तो आ गया और यहाँ पर आकर के इससे क्या कर दिया बेवफाई करके सोल्ट को बेचारे को क्या कर दिया यहाँ पर छोड़ के चला गया, खुद क्या कर गया वेपर बन के क्या कर गया क्लाइमेट में निकल गया। तो निकल जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है बढ़ जाती है और सीधी से जैसा कि आपको पता है कि सर जब सोल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगी पीएच भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि पीएच इंक्रीज होने पर क्या होता है पीबीएस मतलब परसेंटेज बेस सैचुरेशन भी क्या होता है इंक्रीज होता है, इसके अंदर समानुपाती का संबंध है दोनों के अंदर मतलब प्रोपोर्शनल है दोनों, तो क्या होगा पीबीएस की भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक कितना क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमिड की। तो ह्यूमिड के अंदर क्या होता है, ह्यूमिड के अंदर जब वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी, ठीक है सर वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी तो मैंने लास्ट टाइम मैंने सोइल फॉर्मिंग उसको प्रोसेस वाले वीडियो के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको कि जब ह्यूमिड कंडीशन ज्यादा होती है तो वाटर ज्यादा होगा, जब वाटर ज्यादा होगा तो मेरे पास सोइल है तो इसके अंदर सोइल वाटर के ज्यादा है तो क्या होगा लीचिंग होगा धीरे धीरे तो वाटर के साथ, तो लीचिंग होगा तो लीचिंग क्या होता है सोल्ट को मिक्स करके वाटर क्या कर जाता है नीचे लेके चला जाता है। जब सोल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम हो जाएगी लीचिंग के द्वारा तो जो अपर सरफेस होगी यहाँ पर क्या हो जाएगी पीएच भी कम हो जाएगी। जब पीएच कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है सर मैं पीपीएस को क्या कर दूंगा कम कर दूंगा। इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये नोट से बिल्कुल अच्छे से नोट क्लियर याद रखना, कोई अच्छा क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बनेगा, बाकी जितना मैंने आपको बताया तो उसमें से क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा जरूर। ठीक है उसके बाद बात करता हूँ सीईसी एंड सोइल फर्टिलिटी की बात करता हूँ, इसका भी अंदर रिलेशनशिप क्या है। जैसे मैंने बताया कि सीईसी मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा है तो सर न्यूट्रिएंट ज्यादा होगा। न्यूट्रिएंट कैसे ज्यादा होगा, न्यूट्रिएंट में किसकी बात करते हैं अपन कैटायन एनायन मतलब एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कैल्शियम है मैग्नीशियम ये अपने लिए प्लांट के लिए क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब चार्ज ज्यादा होगा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक्सचेंज कैपेसिटी यदि ज्यादा होगी मतलब ज्यादा आप आपस में खेलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में ज्यादा खेलेंगे तो सीधी बात ज्यादा खेलेंगे तो ज्यादा अमाउंट में होंगे, जो ज्यादा अमाउंट में होंगे तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट भी क्या होगा ज्यादा होगा। तो न्यूट्रिएंट ज्यादा है मेरे पास खाने के लिए, मेरे पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट ज्यादा है, मेरे पास अच्छा खाना है तो मेरी सीधी सी बात है मेरे लिए जो चीज होगी मेरे लिए वो अच्छी खासी होगी। तो सोइल के लिए भी वो चीज क्या होती है फर्टिलिटी होती है, तो सोइल की फर्टिलिटी भी क्या होगी वहाँ पर ज्यादा होगी। इतना क्लियर हो। उसके साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है याद रखना, जितने भी जीआरएफ के बच्चे हैं वो भी स्टेटमेंट में भी यदि डायरेक्ट आपको पूछ सकते हैं कि सीईसी होती है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन आफ्टर फोटोसिंथेसिस। जैसा कि अपन मानते हैं कि फोटोसिंथेसिस सबसे जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो फिनोमिना है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए या प्लांट की ग्रोथ के लिए वो कौन है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद जो सेकंड फिनोमिना जो होता है अपना वो कौन सा होता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, क्योंकि बिना कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बिना भी अपन फोटोसिंथेसिस नहीं खेल सकते, क्योंकि उसके अंदर भी अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है उसके अंदर आयंस की जरूरत पड़ती है और आयंस की जरूरत पड़ती है वो किससे मिलती है अपने को कैटायन एक्सचेंज वगैरह या आयन एक्सचेंज से मिलती है। तो सीधी सी बात है सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमिना जो हो गया अपना क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर वो क्या हो गया सीईसी। ये ऐसा कौन से अपन कौन साइंटिस्ट बोलते हैं, मार्शल नामक अपने साइंटिस्ट हैं वो इस चीज के बारे में बोलते हैं। ठीक तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जितने भी अपने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको भी इन्फॉर्म कीजिए। मैंने यहाँ पर बिल्कुल फंडामेंटल जो अपना सोइल साइंस का है बिल्कुल जैसा मैं अपने बताया था वैसा अपने बिल्कुल फंडामेंटल बैच चलता हुआ जा रहा है। फर्स्ट क्लास में अपने बिल्कुल डिसाइड कर लिया था उस हिसाब से चल रहे हैं, ओनली एक वीक गैप आया था वो भी होली की वजह से। ठीक है और भी यदि आपका यदि अच्छे से सपोर्ट रहा तो मैं और भी फंडामेंटल बैच यहाँ पर आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। ठीक है और भी हमारे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हो और भी यदि कोई आपके फैमिली वगैरह है पेरेंट्स वगैरह एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनको भी हमारे से जोड़ कर रखिए, क्योंकि हम यहाँ पर योजनाओं से रिलेटेड भी अपडेट आपको यहाँ पर देते रहते हैं। ठीक है मिलते हैं अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में जो होगी ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो ह्यूमस होगा मतलब ह्यूमस के बारे में अपन बात करने वाले हैं जो क्या है एक टाइप का कि ऑर्गेनिक कोलोइड्स। ठीक है तो कल अपन जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे ऑर्गेनिक कोलोइड्स। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।